आ गए? देखिए ज़रा कौन कौन आया है। अच्छा, कम ही आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अभी करने वाले हैं, जैसे वो हमारा बैंकिंग कंपनी चल रहा था ना, वो उतना ही था, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अभी हम करने वाले हैं आगे, और हम करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2 के बारे में आपके जो क्वेश्चन आता है उसको। ठीक है, ओके। होमवर्क का आंसर बता दो। ठीक है, मैं आपको उसका आंसर भेज दूंगा। ओके, ठीक है, हाँ जी। तो ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 AS2, जिसका नाम क्या है, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट है, थोड़ा सा इसके अंदर कोई 2-3 मेथड्स है, रूल्स है, कॉन्सेप्ट है। तो आइए हम इसको पूरा समझते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AS2, AS का मतलब फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, और ऐसे AS बहुत सारे हैं। इसमें ये 2 नंबर वाला जो है ये है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में। इन्वेंट्रीज समझते हो, जो आपके बिजनेस के अंदर स्टॉक होता है, जो क्लोजिंग डेट पर वो उस दिन स्टॉक का वैल्यूएशन कैसे करेंगे ईयर एंड पर, जिसको कि हमें बैलेंस शीट के अंदर दिखाना है, उसके बारे में ये ऐसे। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है डिटर्मिनेशन करना ऑफ द वैल्यू एट विच इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक्स आर कैरिड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब वही ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जब हम स्टॉक को दिखाएं तो कौन सी वैल्यू पे दिखाएं, उस वैल्यू का डिटर्मिनेशन करना कहाँ बताया गया है? AS2 के अंदर। AS2 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर इस चीज़ को बताया गया है। ओके, अब यहाँ पर दिस स्टैंडर्ड डील विद द डिटर्मिनेशन ऑफ सच वैल्यू इंक्लूडिंग द असेसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज को भी शामिल करता है। एनी रिटर्न डाउन, इसके अलावा कुछ रिटर्न डाउन कर लिया है नेट रियलाइजेबल वैल्यू के अंदर, तो उसको भी करता है। अब ये सब चीज़ें क्या है, अभी हम डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। सबसे पहला जो स्टॉक होता है, यानी कि जो हमारे बिजनेस के अंदर जो स्टॉक पड़ा है, अनसोल्ड स्टॉक, जो स्टॉक सेल नहीं हुआ है, बिका नहीं है, वो स्टॉक पड़ा है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर दिखाना है। तो हम कितने में दिखाएं, कॉस्ट पे दिखाएं या किस प्राइस पे दिखाएं? क्योंकि मार्केट के अंदर फ्लक्चुएशन तो प्राइस का होता रहता है, लेकिन हम जो वो स्टॉक है, जो इन्वेंट्रीज है, जैसे वो रॉ मटेरियल हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, फिनिश गुड्स हो सकता है, तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कौन कौन से स्टॉक को शामिल करता है और कौन से स्टॉक को शामिल नहीं करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, दिस स्टैंडर्ड शुड बी अप्लाइड इन अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्रीज अदर देन। अदर देन का मतलब समझिए, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है लेकिन इन पर नहीं होता। A पॉइंट पे नहीं होता, B पे भी नहीं होता, C पे भी नहीं होता, D पे भी नहीं होता। यानी कि जो 4 पॉइंट दे रखे हैं यहां पर आपका AS2 अप्लाइड नहीं होता है। ये कौन सी, मतलब कुछ स्टॉक है जहां AS2 अप्लाई होता है, कुछ स्टॉक है जहां पर AS2 अप्लाई नहीं होता है। AS2 के अंदर जो वैल्यूएशन का मेथड बताया गया है वो इन 4 इन्वेंट्रीज पे अप्लाई नहीं होता है, इन 4 पॉइंट्स पे अप्लाई नहीं होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वेंट्रीज जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वो कौन से स्टॉक पर या इन्वेंट्रीज पे अप्लाइड नहीं होता है। तो उसमें सबसे पहला आता है वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग अंडर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन जो वर्क होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क जानते हो, जैसे बिल्डिंग बनाना, हाईवे बनाना, रोड्स बनाना, जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ पर AS2 अप्लाई तो होता है, लेकिन अगर वो कंस्ट्रक्शन का काम कैसे चल रहा हो, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ हो, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 अप्लाई नहीं होता है, वहाँ अप्लाई होता है AS7। कौन सा अप्लाई होता है? AS7। अब AS7 अप्लाई होता है लेकिन AS2 तो नहीं होता। तो वर्क इन प्रोग्रेस, कौन सा वर्क इन प्रोग्रेस? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो वर्क इन प्रोग्रेस है वहां पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होता। ये हो गया। सेकंड, वर्क इन प्रोग्रेस WIP वापस अराइजिंग ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, जैसे टीचिंग हो गया,
जैसे आपके जो है डॉक्टर जो सर्विस देता है, और जैसे आपका प्रोफेशनल जो भी सर्विसेज हो गई, है ना, लॉयर हो गया, तो ये जो सर्विस सेक्टर हैं, अगर सर्विस सेक्टर के अंदर WIP है, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि सर्विस पूरी नहीं दी गई है, अभी आधी अधूरी सर्विस दी गई है, तो उसको हम उस आधी अधूरी सर्विस का वैल्यूएशन AS2 के हिसाब से नहीं किया जाएगा, पूरी सर्विस आपको देनी पड़ेगी। तो सर्विस सेक्टर के लिए अगर सर्विस सेक्टर के अंदर WIP है तो वहाँ पर AS2 अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट है, अगर शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या अदर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर आपने कंपनी आपकी शेयर इशू की बात नहीं चल रही है बेटा, यहाँ पर फंड रेजिंग की बात नहीं चल रही, यहाँ बोला हुआ है आपने, आपकी कंपनी ने, आपके बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस के शेयर डिबेंचर परचेज कर रखे हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कोई बॉन्ड्स हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, और आपने उसको रख रखा है इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं। इन्वेस्टमेंट में रखेंगे तो फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वाला AS लगेगा, AS2 क्यों लगेगा? आपने उसको रख रखा है स्टॉक इन ट्रेड के अंदर, यानी कि आपने बिजनेस ही यही बना लिया है। आपका बिजनेस क्या है? इन्वेस्ट, शेयर परचेज करना, बेचना। जैसे लोग ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडिंग करते हैं ना, उनका बिजनेस ही क्या है? ट्रेडिंग करना, मतलब शेयर परचेज करना, फिर बेच देना, परचेज करना, फिर बेच देना, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। तो वहाँ पर आपका AS2 अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ईयर एंड पे वो भी तो अपना स्टॉक दिखाएंगे कि उनके पास कितना स्टॉक पड़ा है, ओके, क्योंकि वो लोग मार्जिन पे काम करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर AS2 अप्लाई नहीं होगा। फिर आता है अगला, प्रोड्यूसर, किस चीज़ का? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब समझते हो? बताओ लाइव स्टॉक क्या होता है, जल्दी बताओ, लाइव स्टॉक क्या होता है? जल्दी रेस्पॉन्स दीजिए बेटा, लाइव स्टॉक क्या होता है? इस साहिल को छोड़कर बाकी सब आए हैं। लाइव स्टॉक क्या होता है? जल्दी रिप्लाई दो, वेट कर रहा हूं मैं आपके रिप्लाई का, क्योंकि आपको ये तो पता होना चाहिए लाइव स्टॉक क्या होता है। व्हाट इज लाइव स्टॉक? नहीं पता? एनिमल्स। लाइव स्टॉक क्या होता है? एनिमल्स। लाइव स्टॉक वो नहीं बेटा, लाइव स्टॉक का मतलब होता है एनिमल्स। 11th क्लास के अंदर एंट्री नहीं करते थे, हॉर्स परचेज किया, परचेज्ड हॉर्स ऑफ ₹2000 या 20,000। लाइव स्टॉक का मतलब एनिमल्स से हैं, जो लोग एनिमल्स को पालते हैं फिर उनको बेचते हैं, उनका बिजनेस ही एनिमल्स का होता है, जानवरों का, तो उसको लाइव स्टॉक बोलते हैं। ओके, ठीक है, ओके तो लिख सकते हो। अब समझ में आ गया तो मैं आगे बढ़ूं। लाइव स्टॉक का मतलब, ओके, लाइव स्टॉक का मतलब यहाँ पर एनिमल्स से हैं। तो ऐसे प्रोड्यूसर जिनकी इन्वेंट्री क्या है? लाइव स्टॉक, मतलब उनके पास बहुत सारे हॉर्सेज है या कैमल्स है, या उनके पास बहुत सारी शिप्स हैं, गोट्स हैं या काउज हैं, है ना, उनका बिजनेस वही है, तो वो उनके लिए इन्वेंट्री होगी ना। कोई गायों का बिजनेस करता है, मतलब गाय बेचता है आगे, या घोड़े बेचता है, तो अब ईयर एंड पे उनका स्टॉक क्या है? वो हॉर्सेज, तो उनको हॉर्सेज ना लिख के लाइव स्टॉक लिखा जाता है। इसके अलावा कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, कोई एग्रीकल्चरल किसी की बिजनेस है, जैसे किसी की एक बहुत बड़ी जो है फसल खड़ी हुई है, क्रॉप्स खड़ी पड़ी है, ठीक है, जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हो गए, कोई मिनरल्स ऑयल्स हो गए जिनको मतलब खनन करके निकाला जाता है माइंस के अंदर से, या कोई गैसेज हो गई, है ना, तो इनको जो है, इनके ऊपर जो है AS2 अप्लाई नहीं होता है। अगर AS2 अप्लाई होता भी है ना, तो इनको दिखाते हैं NRV पर। NRV मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। तो इस पॉइंट में मैं भी थोड़ी देर बाद वापस आऊँगा, डी पॉइंट पे मैं वापस आने वाला हूँ, ठीक है, पहले आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, आगे पहले समझाता हूँ डेफिनेशंस। सबसे पहले, द फॉलोइंग टर्म्स आर यूज्ड इन स्टैंडर्ड विद द मीनिंग स्पेसिफाइड। इन्वेंट्रीज का मतलब क्या होता है? सबसे पहले इन्वेंट्रीज का मतलब हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऐसा स्टॉक जो आपने बेचने के लिए रखा है, ऐसा स्टॉक जो आपने बेचने के लिए नहीं रखा है, वो इन्वेंट्रीज नहीं है। ऐसा स्टॉक जो बेचने के लिए रखा है लेकिन अभी तक बिका नहीं है, वो इन्वेंट्रीज होती है। ओके, आगे, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, वो प्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उससे निकल चुका है,
इन फॉर्म ऑफ मटेरियल और सप्लाई टू बी कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑन द रेंडरिंग ऑफ सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल बालाजी चिप्स वाला है, चिप्स बनाता होगा, तो चिप्स, ऐसी चिप्स जो उसके ईयर एंड पर बिकी नहीं, वो उसका स्टॉक हो गया। अच्छा, अब चिप्स बनाने के लिए वो आलू भी परचेज करता होगा, उसको फ्राई करने के लिए ऑयल भी तो चाहिए होता होगा, तो वो जो आलू हो गए या टमाटर हो गए, वो क्या है, वो उसका रॉ मटेरियल है, वो भी ईयर एंड पे उसका भी तो कुछ स्टॉक पड़ा होगा। हाँ सर, तो वो भी स्टॉक माना जाएगा, चिप्स भी मानी जाएगी और रॉ मटेरियल भी माना जाएगा, तो उसको भी स्टॉक के अंदर शामिल किया जाएगा। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले मैं नीचे आऊँगा और आपको बताऊँगा मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज। AS2 के हिसाब से, AS2 के हिसाब से जो इन्वेंट्री पड़ी है उसको किस वैल्यू पे दिखाना है। तो AS2 बोलता है जो उस इन्वेंट्री की कॉस्ट है और जो उस इन्वेंट्री की NRV है, इन दोनों में से जो कम है, विच एवर इज लेस, उस पर आपको डिस्क्लोज करना है या उस पर आपको उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, एक इन्वेंट्री है, उसकी कॉस्ट है 10,000 रुपये, और अगर NRV का मतलब होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी कि अगर इसको मैं अभी बेच दूं तो कितने रुपए मिलेंगे, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सेलिंग प्राइस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, अभी बेचूंगा तो कितने में बिक जाएगा। तो मान लेते हैं उसकी NRV है 12,000 रुपये। अब बताओ अपन किस पे दिखाएंगे इसको, उसकी कॉस्ट है 10,000 और उसकी NRV कितनी है 12,000। तो बताओ अब किस पे दिखाऊं उसको, AS2 क्या बोलता है, कौन सी प्राइस पे दिखाएंगे, 10,000 पे या 12,000 पे? आंसर दीजिए। विच एवर इज लेस, जो दोनों में से क्या हो, कम हो, उस पे दिखाएंगे। दोनों में से कम क्या है, दोनों में से कम क्या है, दोनों में से कम अमाउंट कौन सा है बताओ, कॉस्ट, वो कितनी है 10,000। तो AS2 के हिसाब से हम जो स्टॉक दिखाएंगे वो कितने भी दिखाएंगे, इन्वेंट्री 10,000 रुपीज़। ये इसका मेजरमेंट। अब यहाँ आ जाओ, अब यहाँ ये क्या बोल रहा है, ये डी पॉइंट पे मैं वापस ले जाता हूँ आपको, डी पॉइंट पे जो मैंने बोला था वापस ले आऊँगा। यहाँ पर डी पॉइंट क्या बोलता है, डी पॉइंट बोलता है जो आपके पास इन्वेंट्री पड़ी है लाइव स्टॉक की, या कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की, या कोई फॉरेस्ट प्रोडक्ट की, या कोई मिनरल्स की, या कोई ओरियस की, या कोई गैसेस की, तो उनको किस पे दिखाना है, NRV पे दिखाना है। उन पे कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, उनको किस पे दिखाना बेटा, NRV पे दिखाना है। अगर डी पॉइंट वाले इन्वेंट्रीज है जिसके अंदर आपका लाइव स्टॉक आ गया, समझ में आया, अगर समझ में आया तो यस बोलो तो आगे चलो। अगर डी पॉइंट के अंदर जैसे लाइव स्टॉक हो गया, फॉरेस्ट प्रोडक्ट हो गए, मिनरल्स ऑयल्स हो गए, ओरियस हो गए, गैसेस हो गए, इनको आप कॉस्ट और NRV विच एवर इज लेस पे नहीं दिखाना है, इनको NRV पे दिखाना है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक पैराग्राफ छुड़वा दिया था, वो ये था भी NRV होती क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है, इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ये मैंने आपको बोला, अभी बेच दूँ तो कितने रुपए मिलेंगे। तो NRV क्या है, इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मतलब नॉर्मल कॉस्ट, इसमें कोई कॉस्ट लग रही है तो वो लेस हो जाएगी। ओके, फिर आते आगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या शामिल किया जाता है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ परचेज, उस इन्वेंट्री को परचेज करने की कॉस्ट। फिर आ जाता है उसके अंदर कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अगर आपने रॉ मटेरियल परचेज किया और उसको कन्वर्ट करके, जैसे आपने जो है आलू या टमाटर परचेज किए और उसको कन्वर्ट करके आपने चिप्स बना दी, तो आलू और टमाटर जो है उसको चिप्स बनाने में जितना खर्चा लगा वो हो गया कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, उसको भी हम कॉस्ट के अंदर शामिल करेंगे। ओके, ठीक है। तो ये थे मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए। वैसे आपको अगर इस चैप्टर में से, अगर इस टॉपिक में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ सकता है तो उसके अंदर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो बताने हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताने हैं, फिर ये AS2 कहाँ अप्लाई नहीं होता है, तो ये 4 पॉइंट बताने हैं आपको, ABCD। उसके बाद आपको बताना है कि इसका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये वाला मेजरमेंट ऑफ इन्वेंट्री कैसे किया जाता है।
फिर मेजरमेंट के अंदर दो चीज़ें आएगी, एक कॉस्ट और एक एनआरवी। सबसे पहले आपको बताना है एनआरवी क्या होता है। सबसे पहले आपको क्या बताना है, एनआरवी क्या होता है। ये रहा यहाँ पर, नेट रियलाइजेबल वैल्यू किसको बोलते हैं, इट इज़ अ एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। फिर आपको बताना है एनआरवी के बाद में कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या शामिल किया जाता है। तो इसमें एक तो कॉस्ट ऑफ परचेज शामिल किया जाता है और एक कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन शामिल किया जाता है। इसको पढ़ लेना, क्यों, इसका जो ये पीडीएफ है ये मैं अभी आपको सेंड कर दूंगा, ओके। और उसके बाद फिर अगर आप थोड़ा बहुत ये लिख पाएँ तो अच्छा होगा कि इन्वेंट्री आर एसेट्स होती है और कौन कौन सी होती है। तो इसमें 3 पॉइंट थे, बस इतना ही है, सिंपल है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस एक बार रीड करके चले जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर लिख देना। तो ये आपका ES2 कंप्लीट हो गया, बैंकिंग कंप्लीट हो गया। अब आपके 2 टॉपिक और बचे हुए हैं जो मैंने रिया को बोला था, उन्होंने मेरे को भेजा है। वो जो 2 टॉपिक है मैं बता देता हूँ आपको। उसमें अब आपका एक तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन और एक एक्विजिशन ऑफ बिजनेस, 2 टॉपिक बचे हुए हैं। उसके बाद में आपको कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो कल टॉपिक एक कर लेंगे, परसों एक कर देंगे, ऐसे करके कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, ओके। चलिए बाय बाय।